हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ाए थे, तो 4 से 5 वीडियोस आपको मिलेगी अलग अलग चैप्टर्स पे। हर एक वीडियो में 20 से 30 टॉप एमसीक्यूज आपको मिलेगी जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर, और आधे मैंने खुद से क्रिएट किए हैं इजी इजी से, तो आधे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी है, तो टेंशन नहीं लेना। अगर मैं बात करूँगा लेवल की, तो मैं लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। इजी टू मॉडरेट लेवल इन क्वेश्चंस का होगा। अगर आपके सपोज 30 क्वेश्चंस है तो आपसे 27 to 28 क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अगर इतने नहीं बनते तब प्रॉब्लम आप में है, आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, फिर से इन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक करना, अगर नहीं आए तो डिसलाइक ही करना, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स व्हेन इट इज कंपेयर्ड फ्रॉम। एक इंडेक्स नंबर एक सिंपल इंडेक्स होता है जब ही हम इसको कंपेयर करेंगे, कहाँ से? सिंगल वेरिएबल से। इजी क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन। कहता है इंडेक्स नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। मेरे नोट्स पे अगर आप देखोगे फर्स्ट पेज पर मैंने ये लिखा है। ओके, चलो जी नेक्स्ट। इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, ठीक, इजी इजी क्वेश्चन है, टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ साथ खुद भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करो और स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ओके जी, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस आर टू बी कंपेयर्ड वी कंप्यूट। जब हम प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता है जब हम प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो हम निकालते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सेकंड, राइट। नेक्स्ट, इन चेन बेस मेथड द बेस पीरियड इज। कहते हैं चेन बेस मेथड में बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड क्या होता है? सपोज मैं 3 साल लेता हूँ यहाँ पे 2022 2022 2021 एंड दिस इज 2020। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 2021 जो है ये बनेगा करंट पीरियड, और ये जो 2020 है ये बनेगा गाइस बेस पीरियड। ओके, तो लेकिन जब हम फिर इन दो को कंपैरिजन करेंगे तो ये जो 2021 है ना ये बनेगा यहाँ पे बेस पीरियड। किसका? इस 2022 यानी कि करंट पीरियड का। आई बात समझ? यानी कि हम कहने का मतलब है यहाँ पे ये चेंज हुआ, फिक्स नहीं रहा। तो चेन बेस मेथड से क्या होता है? बेस पीरियड फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ओके, समझ में आया, मगज में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राइस रिलेटिव्स आर परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। एंड बेस ईयर प्राइस आपको पता होना चाहिए। ओके, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड एज। कहता है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है उसमें वेट को हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं या कौन से वेट्स लेते हैं? ठीक, ऑप्शन है क्वांटिटी इन बेस ईयर, क्वांटिटी ड्यूरिंग करंट ईयर। थर्ड ऑप्शन प्राइसेस इन बेस ईयर। फोर्थ ऑप्शन इज प्राइसेस इन करंट ईयर। ओके जी, चलो लेस्पियर का तरीका P01 ये हो गया लेस्पियर, समेशन ऑफ P1 और समेशन ऑफ P0, तो ये मैंने बताया था इनटू 100, और हम यहाँ पे वेट्स देते हैं Q0 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 Q0। तो इस केस में हमारा आंसर Q0 Q0 मतलब बेस ईयर क्वांटिटी से वेट्स देते हैं, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होएगा। ओके, अगर हम बात करेंगे पास्ची की, अगर यहाँ पे पास्ची गिवन होता है, पास्ची, P स्टैंड्स फॉर पास्ची, तो क्या लिखते? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, और वेट्स देते हम करंट ईयर क्वांटिटी से Q1 इंटू 100। कई बार आपको Q1 के बदले Qn भी देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज द। फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? ऑप्शंस आपके पास है अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ची, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ची, हार्मोनिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ची एंड नन। ओके, तो ये है आपके पास कुछ ऑप्शंस, देखेंगे। फिशर का आइडियल इंडेक्स इक्वल होता है अंडर रूट लेस्पियर एंड पास्ची, तो ये क्या है? ये है ज्योमेट्रिक मीन, ये है गाइस ज्योमेट्रिक मीन। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
इफ प्राइस इंडेक्स इज 125 देन व्हाट इट मीन्स। तो मैंने आपको कहा था प्राइस इंडेक्स किस किस कंपैरिजन में हम निकालते हैं, बेस ईयर के कंपैरिजन में। तो यानी कि बेस ईयर को हम हमेशा 100 मानते, यानी कि बेस ईयर प्राइसेस 100 थे, करंट ईयर प्राइसेस 125। ओके 125। तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, प्राइसेस बढ़ गए कितने 25 और कितने ऊपर बेस पीरियड यानी कि 100 से। सो ये कैंसल 25% इंक्रीज हो गई, ऑप्शन सेकंड राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कहता है इनमें से कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम एक इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके चलो देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें एक अप्रोप्रिएट एक नॉर्मल बेस पीरियड लेना होता है जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस या क्वांटिटी फ्लक्चुएशंस ना हुई हो। ओके तो ये प्रॉब्लम है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। पर्पज ऑफ इंडेक्स, हाँ फिक्स्ड पर्पज, हमें पर्पज पता होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है, ये आंसर नहीं हो सकता। ओके सिलेक्शन ऑफ वेट, अप्रोप्रिएट वेट्स हमें लेने पड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम है लेकिन हमें आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें बताना नॉट द प्रॉब्लम। ओके तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही ऑप्शन बच गया तो आंसर। ओके फिर से क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, index number calculated by Fisher's formula is ideal because it satisfy। कहता है इंडेक्स नंबर जो फिशरीज इंडेक्स नंबर होता है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो होता है, इसको हम आइडियल इंडेक्स सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है, वो सेटिस्फाई। देखो गाइज याद रखना, फिशर का इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है किसको, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। अगर हम बात करेंगे लेस पीयर एंड पास्टी की, बात करेंगे लेस पीयर एंड पास्टी की, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्लियर। सो फिशर्स इंडेक्स को हम आइडियल इंडेक्स सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। क्लियर, गॉट मी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to index number which are the following statement is true। कहता है इंडेक्स नंबर को ध्यान में रख के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, कहता है ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं, सेम वैल्यू हमें नहीं मिलता, लेस पेयर एंड पास का मेथड अगर हम लगाएंगे तो वैल्यू अलग अलग हमें मिलती है, तो गलत बात है। इंटरनेशनल कंपैरिजन इज पॉसिबल, नहीं गलत बात है। हर किसी कंट्री में अलग अलग तरीका अपना अपना फंडा होता है उनको, तो गलत बात है। डू नॉट आल्टर विद बेटर क्वालिटी, नहीं बिल्कुल गलत बात है। तो लेकिन मैंने आपको कहा था इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक बैरोमीटर होता है इकोनॉमी का। सो इट इज़ यूज्ड फॉर बेस ऑफ प्लैनेट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर जब उनके पास होगा, डाटा उनके पास होगा, तब जाके वो एक प्लानिंग कर सकते हैं या एक पॉलिसी बना सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, राइट। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SSC CGL JSO पेपर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का ये आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। कोई छेड़खानी मैंने नहीं की, बस आप इसका आंसर निकालो। लेस्पेयर की फॉर्मूला, अगर हम लेस्पेयर की फॉर्मूला देखेंगे, वो क्या है, समेशन ऑफ P नॉट, सॉरी हमेशा मैं गलत लिखता हूँ यहाँ पे, समेशन ऑफ P1 Q नॉट डिवाइड बाई समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट इंटू 100। तो यहाँ पे आपको गाइस आंसर मिलेगा। ओके चलो जी, यहाँ पे आप देख सकते हो P नॉट Q नॉट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसको करना है सम, वो लिखना है डिनोमिनेटर में। चलो हम यहीं पे लिखते हैं 8 या 24 हो गए 24 प्लस 45 प्लस 36 कितना होता है, 6 5 11 तो 4 हो गए 15, 1 4 4 8 to 10 105। तो लिखो आप इस तरीके से 105 और ऊपर क्या आएगा P1 Q नॉट, इन दोनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और सम। ओके तो 3 5 और 15 प्लस सॉरी हाँ P1 Q नॉट 3 5 और 15 प्लस 30 प्लस 40। सो 40 प्लस 30 हो गए 70 प्लस 15 कितना होता है 85 होता है।
तो यहाँ पे हम रखेंगे 105, यहाँ पे 85 इंटू 100 तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 72.65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पास्चीज क्वांटिटी इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। पास्ची का क्वांटिटी इंडेक्स देखो गाइस, पास्ची का प्राइस इंडेक्स तो मैंने आपको बोला था ना, पास्ची का प्राइस इंडेक्स होता है बराबर समेशन ऑफ P1, यहाँ पे समेशन ऑफ P0। ओके, फिर Q1 से हम वेटेज देते इंटू 100। ओके, तो लेकिन यहाँ पे n दिया है, 1 कहीं पर भी नहीं, तो 1 के बदले n लिखो इस तरीके से, 1 के बदले n आएगा, तो 1 के बदले n। लेकिन ये प्राइस का है, ये प्राइसेस का, हमें क्वांटिटी का निकालना है। तो क्वांटिटी का किस तरीके से निकालोगे, देखो जस्ट समझने वाली बात है। क्या करना है आपको, समेशन ऑफ P की जगह Q लिखना है, यानी कि यहाँ पे QN आएगा, और नीचे समेशन ऑफ P0 है ना, तो यहाँ पे समेशन ऑफ Q0, और वेट्स देते हैं हम, वहां देते थे क्वांटिटी करंट ईयर क्वांटिटी से, तो यहाँ पे करंट ईयर प्राइसेस से, यानी कि P1 इंटू 100। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, यानी कि Q0P, यहाँ पे N आएगा, Q0P N, ये वाला है ना, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, कहता है द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ डीजल इन 2015 वाज 125 एंड इन 2016 इट वाज 140 ऑन अ बेस ईयर 2011। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल फ्रॉम 2015 टू 2016। तो कहता है गाइज 2011 एक बेस ईयर था, 2011 एक बेस ईयर था, उसमें प्राइसेस सपोज थे 100 रुपीज़। तो कहता है 2015 में ये प्राइसेस हो गए थे 125, और फिर 2016 में प्राइसेस हो गए थे 140। तो कहता है प्राइस इंडेक्स कितना इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इन 2 सालों का कंपैरिजन हमें करना है, ठीक, फ्रॉम 2015 टू 2016। आई बात समझ। तो इंक्रीज कितना हुआ, 15 हुआ ना, किस पर, 125 पर, तो 12 आंसर करो टिक। अगर नहीं आता है देखो कैसे करना है, देखो समझो, 140 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। वहां से भी यहाँ पे डिफरेंस ले लो, कितना आया था 15 प्राइस इंक्रीज हो गए ना 15, यहाँ से यहाँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आता होगा। 125 प्लस 15, यहाँ पे 125 आएगा इंटू 100। तो अब देखो 25 इंटू 4 कितना आता है 100, यहाँ से 5 3 आर, सो 3 4 आर 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, देखो बनाओ ये सवाल। A worker earned rupees 15,000 per month in 2015 when the consumer price index was 250. If the base period is 2000, what are his earning per month in 2015 in terms of rupees in the year 2000। देखो समझने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना, बहना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। कहता है बेस पीरियड था 2000, क्या था 2000 साल, और करंट पीरियड है हमारे पास, करंट ईयर है 2015। कहता है 2000 2000 में प्राइस इंडेक्स जो था वो कितने, हम 100 ही मान के चलते हैं ना, 100 यूनिट, और 2015 में कितना है 250 यूनिट, 250% भी मान सकते हो। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 150%, 150% है ना। तो 150% इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, चाहे प्राइसेस इंक्रीज हो गए वट एवर। ओके, तो कहता है उस हिसाब से अगर हम इसको ये 100 यूनिट ही तनख्वाह देंगे, इसकी तनख्वाह सेम रखेंगे, तो 2015 में इसकी तनख्वाह कितनी होती। तो हमें क्या करना है, तो 150 की वैल्यू कितनी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रुपीस, कितना है 15,000। ये कितने यूनिट की वैल्यू है 250 की यूनिट की, और हमें निकालने कितनी की है 100 की निकालने है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपको मिलेगा 6000 आपको आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट
Next question. The price index in 2016 is 116 using 2011 as base year. What will be 2011 price index if base year is changed to 2016 2016? समझने की कोशिश करना। कहता है 2016 तक प्राइस इंक्रीज हो गए, कब से? 2011 से। ये हो गया 2011, ये हो गया 2016। यहाँ पे अगर प्राइसेस आपके 100 थे तो 2016 में 116 थे हुए होंगे, है ना? यहाँ पे गिवन है ना। तो कहता है अगर हम इसको करंट ईयर बनाएंगे, इसको बेस ईयर बनाएंगे, तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा? प्राइस इंडेक्स क्या होगा? यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, इसको हमें निकालना है ये इसका कितना परसेंट है, यानी कि 100 ऊपर 116 नीचे इंटू 100, तो आंसर ये वाला मिलेगा 86.2%। ओके, नेक्स्ट। आसान से क्वेश्चंस है, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करूँगा। नेक्स्ट, लेस प्राइस इंडेक्स इज 110, पास्ट प्राइस इंडेक्स इज 108, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज। तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। मीन आ गया ना, मीन मतलब एवरेज। एवरेज मतलब अगर ये आपकी सीरीज है कहीं बीच में लाई करेगा, कहीं बीच में लाई करेगा। तो सिंपली आप समझने की कोशिश करो, लेस पेयर की वैल्यू है 110, पास जी की वैल्यू है 108, तो आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन कहीं बीच में आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन आता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये हो गया एक तरीका जब आपके पास ऑप्शन दूर दूर हो। अगर कई बार आप फंस जाते हो ऐसे, फिर आपको क्या करना होता है, अपना ही तरीका लगाना पड़ता है। कौन सा, कैसे करना है? देखो गाइस, फिशर्स आइडियल इंडेक्स आपको निकालना है ना, तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स इक्वल टू किसके? लेस पेयर इंडेक्स इनटू पास्ट इंडेक्स, राइट? सो फिशर का आइडियल इंडेक्स किसके इक्वल होगा? लेस पेयर्स का प्राइस इंडेक्स कितना? 110 इनटू पास्ट का कितना? 108 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 109 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो 109 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेस प्राइस इंडेक्स इज 52, पास्ट इंडेक्स इज 208, फिशर्स इंडेक्स विल बी। कहता है अगर लेस पेयर का प्राइस इंडेक्स 52 है, पास्ट का 208 है, फिशर का कितना होगा? सिंपल सा फंडा है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे लेस पेयर का 52, यहाँ पे पास्ट का है 208। अब ज्योमेट्रिक मीन लेना है इनका, तो कहीं बीच में ही आएगा ना। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब कहीं बीच में आएगा, राइट? तो ना इसके ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, ना इसके ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। ऑप्शन उसको एक बार देखेंगे, ठीक है? 200 तो इसके ज़्यादा क्लोज लगता है हमें, 200 तो नहीं होगा, नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और छोटी टर्म से कम तो हो ही नहीं सकता, उसके नज़दीक भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लेकिन मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा यहाँ पे। चलो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आप बोलोगे सर ने हमें पता नहीं क्या पढ़ा है। चलो ये हो गया फिशर का आइडियल इंडेक्स किसके इक्वल? लेस पेयर का इंडेक्स कितना है? 208, और पास्ट का कितना है? 52। इतना क्लियर? चलो 208 को हम लिख सकते हैं 52 इंटू 4, और ये पास्ट का अपना ये कितना? 52, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 52 इंटू 4 का हम लिख सकते हैं 2। देखो गाइस, इसको हम स्क्वायर चढ़ाएंगे। देखो 2 इंटू 2 4, 52, तो एक बार हमने लिया स्क्वायर, तो और रूट कैंसल, सो 52 इंटू 2 कितना होता है? 104 होता है, तो आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव, कहता है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स इन परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। कहता है हमें ये डेटा यूज करना है और हमें फिशर्स प्राइस इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो फिशर्स प्राइस इंडेक्स किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ लेस पेयर किसके बराबर होता है? लेस पेयर प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? क्यू नॉट नीचे आएगा, पी नॉट क्यू नॉट नीचे आएगा, यानी कि 2750, और ऊपर क्या आएगा? P1 क्यू नॉट, यानी कि ये 2700 इंटू अब पास का किसके इक्वल होता है? मैंने क्या बताया था? P1Q1, यानी कि ये वाला PNQN, तो क्या है? 2250
डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू एन कहाँ पे है, ये वाला 2100, और यहाँ पे इंटू क्या करोगे 100। ये 100 इंटू 100 दो बार था ना, लेस पेयर के साथ एक बार, पास के साथ एक बार, तो उसका स्क्वायर हमने किया, स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हुआ, तो 100 हम रूट के बाहर लिखेंगे। ओके, तो जब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स इन परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैल्यू इंडेक्स, तो मैंने क्या बोला था आपको, वैल्यू इक्वल होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब वैल्यू इंडेक्स जब आप निकालते हो तो उसमें करंट ईयर प्राइसेस और करंट ईयर क्वांटिटी लेते हैं, डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। ओके, तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे समझाता हूँ। पी एन क्यू एन कहाँ पे, यहाँ पे समेशन ऑफ पी एन क्यू एन कितना है 2750 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, ये वाला, बाकी ये इरेलीवेंट डाटा है। पी नॉट क्यू नॉट 2250 इंटू 100। अब देखो गाइस, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, उसके बाद 25 से कट रहा है ना, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा आई थिंक सो। हाँ, 25 इंटू 10 होता है 250, 11 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, राइट। सो 11 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, तो कितना मिलेगा आपको 122 के आसपास मिलेगा, 122 पॉइंट कुछ मिलेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कमोडिटीज आर सिलेक्टेड बाय। कहते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं, बनाते हैं, तो कमोडिटीज हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूँ। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नहीं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर। अब देखो क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे होती ये जो 3 तरीके हैं ना हमारे पास, इनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ये जो एक तरीका है गाइस, इसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। अब नॉन प्रोबेबिलिटी हम क्यों लेते हैं, ये वाला तरीका क्यों लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सपोज आप मान लो कि हमें देखना है इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का अप्रोच लगाएंगे तो इसमें इक्वल चांसेस होते हैं हर एक के सिलेक्शन के, हर एक यूनिट की सिलेक्शन के चांसेस इक्वल होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी वैसा ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं स्ट्रेटाज में, स्ट्रेटा अलग अलग स्ट्रेटा। ओके, तो इसी तरह फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता है। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी का अप्रोच नहीं लगा सकते, हमें सोच समझ के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डाटा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को निकालने के टाइम। तो उसी हिसाब से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो इस सैम्पलिंग को हम कहते हैं जजमेंट या सैम्पलिंग या पर्पस सैम्पलिंग। ओके, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं सपोज ए पर्सन वुड अर्न ₹10,000 इन बेस पीरियड। अब बेस पीरियड में परसेंटेज की वैल्यू कितने होती है 100%, तो ये उस वक्त कमाता है 10,000 रुपये। कितने 10,000। सपोज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज बाय 20%। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है 20% से इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया, तो कितना हुआ होगा 120%। सो इसकी तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, इसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना इसका 120%, यानी कि 10,000 से होना चाहिए उसका 20% ज़्यादा, उसका इसका 20% निकालो, ऐड करो इसके साथ, तो वो 12,000 आएगा, 12,000 आएगा। लेकिन क्या है, जो एम्प्लॉयर है इसका मालिक है, उसने इस पर्सन की सैलरी बढ़ाई 1500 से, यानी कि 2000 बढ़ाने थे। ये 20% तो यहाँ पे 2000 है, 2000 बढ़ाने थे, लेकिन इसने बढ़ाए इसके 1500 रुपये, 1500 रुपये इसने बढ़ाए, यानी कि 500 रुपये का घपला, 500 रुपये का इसने घपला किया। ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई थी 2000 रुपये, और इसने इसको डीए यानी कि महंगाई बढ़ने की वजह से तनख्वाह बढ़ाई 1500 रुपये।
ठीक। तो अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड कहता है शी शुड क्लेम 500 इज डियरनेस अलाउंस। बिल्कुल, इसको मिलना चाहिए था 12,000, इसको मिल रहा है कितना? 11,500 रुपये, 1500 इंक्रीमेंट इसको मिलना चाहिए था 2,000 का। तो अब ये क्लेम कर सकता है कि मुझे डियरनेस अलाउंस आप दे दो 500 रुपये, यानी कि इसको क्लेम करनी चाहिए। ओके, ये लॉजिक क्लियर हुआ ना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बननी चाहिए। The system of combining two or more overlapping series of index numbers to obtain a single continuous series is called splicing। मैंने पढ़ाया था, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। Next, the formula calculating an index number should be such that it gives the same ratio between one point of comparison and the other, no matter which of two taken as the base, or putting it another way, the index number is reckoned forward should be reciprocal of the reckoned backwards। यानी कि हम यहाँ पे क्या टाइम को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। विच टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर इज दिस? कहता है ये कौन सा टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है या टेस्ट ऑफ एजुकेसी है। ठीक, तो मैंने आपको कहा था जब हम टाइम को रिवर्स करते हैं, अब देखो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर, टाइम को रिवर्स करते हैं। टाइम को हम क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो टाइम को रिवर्स किस में करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज। कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फोर्थ ऑल। तो सेकंड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय। कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? फैमिली बजट मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, बोथ, आइदर, फर्स्ट और सेकंड। तो कौन सा आएगा? फैमिली एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल होता है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल होता है, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे फैमिली एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें लेस्पियर के फॉर्मूला को हम देखते हैं। अगर हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज लेते हैं, है ना, तो बोथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीबीआई मेजर्स द प्राइस ऑफ। कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये मेजर करता है, किसको मेजर करता है? गुड्स ओनली, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि ये कंज्यूमर लेवल पे होता है ना, तो उसमें सर्विसेज भी लगी हुई होती है, सर्विसेज इंक्लूड हुई होती है। लेकिन अगर यहाँ पे WPI होता है तब हमारा आंसर होता है गुड्स ओनली, लेकिन CPI है तो गुड्स भी आएगा एंड सर्विसेज भी। सो बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को ये मेजर करेंगे। कौन? CPI। नेक्स्ट, which of the following items are included in wholesale price index WPI basket? कहता है इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड होते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट में? तो उसमें सर्विसेज का नामो निशान नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की बात करेंगे अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमेश स्पेंड्स सम रुपीज ऑन फ्लोर। रमेश कुछ पैसे फ्लोर पे खर्च करता है, राइस पे खर्च करता है और ट्यूशन फी पे खर्च करता है। अब देखो ये गुड है, ये भी गुड है, लेकिन ये क्या है? ये सर्विस है। सो गुड्स एंड सर्विसेज किस में आएंगे? तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? विच इंडेक्स विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ दिस होलसेल एक्सपेंडिचर। तो कौन सा मेजर हम ले लेंगे यहाँ पे? ठीक, कौन सा तरीका लेंगे, कौन सा इंडेक्स हम ले लेंगे यहाँ पे? तो क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है मैंने अभी आपको बोला था, गुड्स भी सर्विसेज भी। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गुड्स ओनली, खाली गुड्स ही होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं, जहाँ से आपको मिले वहाँ से करो। मुझे एक ही वीडियो बनाना था तो मैंने बना लिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट कोई चैप्टर में देख लोगे कल या परसों। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेहनत करते रहिए और मैं आपको विश करता हूँ
बेस्ट ऑफ लक या गुड लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक अगर मेरी नोट्स नहीं देखे तो वो दो देख लो। वहाँ से सारे डाउट आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगी जितना मैंने आपको पढ़ाया है। एक्स्ट्रा भी आपको कहीं से मिल जाएगा तो वो आप देख लो। सो बाय।